तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूंगा, सफर एक उम्र का पल में तमाम कर लूंगा। नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नजर मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नजर झुकाई तो खाली सलाम कर लूंगा। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े। हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। दाद लखनऊ वाली नहीं आई। इतना तो जिंदगी में किसी की खलल पड़े, हंसने से हो सुकून न रोने से कल पड़े। किस्मत हमारी गेस हुए जाना से कम नहीं, जितना सवारते गए उतने ही बल पड़े। तो हाज़रीन, पेश है ये दास्तान इश्क, जो असल में प्रेम कहानी है शौकत आज़मी और कैफ़ी आज़मी की। है तो ये उनकी बात, मगर इसमें हमारी बात भी है। तो ये प्रेम कहानी इसलिए कि हम सब इसे सुने और इसमें से अपने काम की चीज़ें चुने। तो तुम्हारी जुल्फ के साए में शाम कर लूँगा, सफ़र एक उम्र का पल में तमाम कर लूँगा। नज़र मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम, नज़र मिलाई तो पूछूंगा इश्क का अंजाम। नज़र झुकाई तो खाली सलाम कर लूँगा। तो हाज़रीन, किस्सा कुछ यूँ है कि कैफ़ी आज़मी जब बहुत छोटे थे तो अपने गांव में रहते थे, मिजवा में। तो उनके बाकी जो भाई थे वो तो सब पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में लखनऊ आ चुके थे, मगर सिर्फ अकेले कैफ़ी थे जिन्हें गांव में ये कहते हुए रोक लिया गया था कि कम से कम एक बच्चा तो इस लायक होना चाहिए जो गांव में रहकर खेती बाड़ी को संभाल सके। दूसरी तरफ कैफ़ी का यह आलम था कि लखनऊ जाने के पीछे दीवाने थे। लखनऊ में कशिश ही ऐसी है। तो कैफ़ी हर वक्त ये मनाते रहते कि किसी तरह लखनऊ जाने की राह खुल जाए। और फिर एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि कैफ़ी के लखनऊ जाने की राह एकदम से खुल गई। क्या हुआ था ये आप कैफ़ी ही की ज़बानी सुनिए कि हमारे गांव में फसल की कटाई हो रही थी और हमारे यहाँ इसका तरीका ये था कि किसान मुंह अंधेरे अपने हंसिए लेकर आ जाते थे और दोपहर तक बड़े से बड़ा खेत साफ हो जाता था। तो इसका नजराना उन्हें यह मिलता था कि जो फसल वो काटते थे उसकी छोटी छोटी पोलियां बनाकर खेत में एक कतार से लगा देते थे। तो 20 पोली जमींदार की होती थी और 21वीं पोली उस किसान की जो उस फसल को काटता था। तो हमारा सबसे बड़ा खेत जिसमें गले गले जौ आया था वो कट रहा था। चचा को, हमारे चचा को इत्तेफाक से उस दिन तहसील जाना था। सो वो जाते जाते मुझे खेत में बिठा गए और मुझे अच्छी तरह समझा गए कि देखो, ध्यान रखना, ये लोग बड़े बेईमान होते हैं और हरामखोर भी। ये 21वीं पोली हमेशा बहुत बड़ी बनाते हैं। एक एक पोली में 2-2, 3-3 पसेरी अनाज भर के चंपत हो जाते हैं। किसी को ऐसा ना करने देना, खबरदार। मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि मैं एक बाल किसी को ज्यादा नहीं ले जाने दूंगा। भरोसा पाकर चचा चले गए। फसल की कटाई होती रही, मैं खेत में मौजूद रहा। इत्तेफाक से गांव की एक हसीन लड़की भी फसल काट रही थी। मैं ज्यादातर उसी के करीब बैठा रहा। दोपहर तक उसके गोरे गोरे गालों से धूप रंग बनकर टपकने लगी। कुछ मेरी कमजोरी भी वो समझ चुकी थी, कुछ उसे अपने ऊपर भी यकीन था, लिहाजा उसने अपनी सारी पोलियां बहुत बड़ी बना रखी थी। जब मैं उन पोलियों की तरफ देखता तो मुस्कुराने लगती। उसने अपनी पोलियां जैसी बनाई थी, मैंने वैसी की वैसी उसे ले जाने दी। गांव की एक बुढ़िया भी ये सब तमाशा बड़े गौर से देख रही थी और मौका पाकर उसने भी कुछ अनाज चुरा रखा था। मगर इतने में चचा वहां आ धमके और उस बुढ़िया को
उन्होंने रंगे हाथों पकड़ लिया। अब चचा ने जो उस बुढ़िया को डराया धमकाया तो उसने उल्टा नमक मिर्च लगाकर मेरी शिकायत जड़ दी। उसने चचा से कहा, तुम हमसे मुट्ठी भर जौ रखा लिया और हुआ तुम्हार बिटवा ने ऊ जौन पतुरिया की तरह सिंगार करके काटे आई रही, बोझा का बोझा उठाए के उके मुड़े पर धर दीन। बस चचा ने मेरा कान पकड़ा और मुझे घसीटते हुए सीधे अम्मा के पास ले गए और कहने लगे, इन्हें आप लखनऊ ही भेज दीजिए, ये यहां रहेंगे तो किसी पतुरिया पे सब कुछ लुटा देंगे। मुझे मुंह मांगी मुराद मिल गई। 3-4 रोज बाद ही अम्मा ने मुझे मामू के साथ लखनऊ भेज दिया, ये सोचकर कि कहीं मैं गांव में रहकर किसी पर सब कुछ लुटा ना दूं। तो दोस्त मैं दामन बचाता किस तरह, दोस्त मैं दामन बचाता किस तरह, मुझसे शाने जलवा फरमाई न पूछ, किस तरह वो सामने आई न पूछ, उसका हुस्न और रानाई न पूछ, वो हिजाब आलूदा अंगड़ाई न पूछ, दिल न कदमों पर लुटाता किस तरह, दोस्त मैं दामन बचाता किस तरह। वो तरन्नुम, वो तबस्सुम, वो शबाब, वो निगाहें, वो अदाएं, वो हिजाब, उसके गालों में लहकता है गुलाब, उसकी आंखों से बरसती है शराब, पी के बेखुद हो न जाता किस तरह, दोस्त मैं दामन बचाता किस तरह। तो कैफी जब लखनऊ आ गए तो लखनऊ में उनका दाखिला सुल्तानुल मदारिस में करवाया गया, शहर का मशहूर मदरसा। तो लखनऊ जब कैफी आए तो यहाँ की शायराना फिजा से हमवार हुए। यहीं उनकी मुलाकात बहुत शायरों से हुई और उनकी शायरी पुख्तगी पर आई और उन्होंने बाकायदा बराह रास्त मुशायरों में आना जाना शुरू किया। और एक मुशायरे के सिलसिले में 1947 में हैदराबाद में उनकी मुलाकात शौकत से हुई, जो बाद में उनकी शौकत बन गई। तो इस मुलाकात का किस्सा शौकत की ज़बानी सुनिए कि 1947 में हैदराबाद में तरक्की पसंदों की कॉन्फ्रेंस हुई। मैं अपने भाईजान के साथ इस कॉन्फ्रेंस में मुशायरा सुनने गई। यहाँ मैंने पहली बार उन लोगों को देखा कि जिनके अब तक सिर्फ चर्चे सुने थे। मैंने अपने भाईजान से कहा कि भाईजान मुझे इन लोगों को देखने का बड़ा इश्तियाक है। और भाईजान ने मुझसे कहा कि इन लोगों की फ़िक्र बड़ी आला है, इनका मेयार बड़ा बुलंद है। तो कैफ़ी आज़मी, सरदार जाफ़री, मजरू सुल्तानपुरी, ये सब उस मुशायरे में आए थे। कैफ़ी जब मुशायरा पढ़ने के लिए आए तो मैं मबहूत होकर, मंत्रमुग्ध होकर उनको देखती ही रह गई। ऐसा पुरकशिश नौजवान, दराज कद, पाटदार आवाज़, ऐसी घन गरज और तेवर, आला हजरत के शहर में उन्हीं के ताज के खिलाफ ऐसी नज्म, मैं सुनती तो सुनती रह गई। मुशायरा जब ख़त्म हुआ तो एक भीड़ सभी शायरों की तरफ मक्खियों की तरह से उमड़ी। कैफ़ी, सरदार जाफ़री और मजरू, कॉलेज की लड़कियों ने सबको घेर लिया था। मैं ऑटोग्राफ बुक लेकर कैफ़ी की तरफ मुड़ी, मगर उनकी तरफ भीड़ देखकर चुपचाप सरदार जाफ़री की तरफ मुड़ गई। उनका ऑटोग्राफ लेकर जब मैं कैफ़ी की तरफ आई तो कैफ़ी ने इतनी भीड़ में भी कनखियों से मुझे पहले जाफ़री साहब की तरफ जाते हुए देख लिया था। तो कैफ़ी ने मेरी ऑटोग्राफ बुक पर एक निहायत मुहम्मल, बेमानी, घटिया शेर लिख दिया कि वही अब रिजाला चमक नुमा, वही खाके बुलबुल सुर्ख रू, जरा राज बन के महन में आओ, दिले घंटे तुन तो बिजली कड़ के घुन, तो फबन झपट के लगन में आओ। मेरा दिमाग खराब हो गया। जबकि मेरी सहेली जकिया की ऑटोग्राफ बुक पर कैफ़ी ने बेहद खूबसूरत शेर लिखा तो जकिया तो बहुत खुश और मैं जल भुनकर कोयला हो गई। जब मुशायरा खत्म हुआ तो कैफ़ी हमारी आपा के यहाँ ही रुके थे। मैंने साथ साथ उनके चलना शुरू किया और तब पूछा
कि आपने इतना घटिया शेर मेरी ऑटोग्राफ बुक पर क्यों लिखा। तो कैफी शरारत से मुस्कुराए और कहा, आपने पहले जाफरी साहब का ऑटोग्राफ क्यों लिया। मैं खिलखिलाकर हंसने लगी, मेरा गुस्सा रफू चक्कर हो गया। हम लोग आपा के घर आकर सीढ़ियों पर बैठ गए, बातें करने लगे। छोटी आपा को शायद शक हो गया था। वो आई और उन्होंने कहा, है तुम लोग उठो उठो उठो, खाना खाओ चल के। और हाँ कैफी, तुम शौकत को मुबारकबाद दो, क्योंकि इनका रिश्ता इनके मामूजाद भाई उस्मान से तय हो गया है। मैंने देखा कि इतना सुनकर कैफी का चेहरा उतर गया। हम लोगों ने खाना खाया, वापस आकर फिर बातें करने लगे। मैंने ये सुन रखा था कि कैफी की शादी भी बंबई में किसी खातून से तय हो चुकी है। तो कैफी ने मुझसे कहा कि 3 महीने बाद तो आपकी शादी हो जाएगी, फिर तो आपको हम याद भी नहीं रहेंगे। इस पर मैंने जवाब दिया, और आप भी तो बंबई जाकर शादी कर लेंगे। कैफी बोले, अब मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। इस पर मैं बड़ी बूढ़ियों की तरह उन्हें समझाने लगी, भाई शादी इंसान को जरूर करनी चाहिए, शादी इंसान के लिए जरूरी है। शादी के बिना आदमी अधूरा रहता है, शादी के बिना इंसान की बिसात ही क्या, उसकी शख्सियत नहीं खुलती। और मैंने देखा कि कैफी मुझे एकटक देखे जा रहे हैं। मैंने अपनी नजरें झुका ली और सीधा अपने कमरे में भाग गई। और उस रात बड़ी मुश्किल से नींद आई थी। तो पाया भी तुम्हें, खो भी दिया, चुप भी हो रहे। पाया भी तुमको, खो भी दिया, चुप भी हो रहे। एक मुख्तसर सी रात में सदियां गुजर गईं। अब अगले दिन का हाल शौकत कुछ यूं बयान करती हैं। तो मैंने सुबह सुबह उठकर नहा धोकर तैयार होकर कैफी के कमरे में झांका। वो अभी अभी नहाकर बाहर निकले थे, लंबे लंबे गीले बाल, पैंट शर्ट पहनते हुए। मैं वालिहाना अंदाज से गई और उन्हें सेंट लगाकर भाग आई। उन दिनों इवनिंग एंड पेरिस परफ्यूम का बड़ा फैशन था। मैंने देखा बहुत देर तक कैफी की मुस्कुराती आंखें मेरा पीछा करती रहीं। फिर ये सब लोग मीटिंग में चले गए। रात को घर पर डिनर के लिए अख्तर भाई ने सभी अदीबों और शायरों को बुलाया हुआ था। रात के 8 बज गए लेकिन कैफी नहीं आए। जकिया मेरे पास आई और कहने लगी, कैफी राबिया आपा की तरफ जाकर सो गए। तो मैंने कहा, तुम उठा लाओ। वो बोली, हाँ मैं क्यों उठाऊं। मैंने दिल ही दिल में कहा, मैं भी क्यों उठाऊं। अगले दिन फिर मुशायरा था। तो अगले दिन का हाल यूं सुनिए कि मैं और भाईजान जब मुशायरे में गए तो उस दौर में औरत नज्म, कैफी की औरत नज्म का बड़ा डंका था। और कोई भी मुशायरा हो, कैफी से बिना ये नज्म सुने उन्हें वापस नहीं जाने दिया जाता था। तो कैफी अपनी अदा से स्टेज पर आए, अपने बाल पीछे को ढलकाए, सिगरेट जलाई और नज्म पढ़ना शुरू किया। कद्र अब तक तेरी तारीख ने जानी ही नहीं, तुझ में शोले भी हैं बस अश्क फिशानी ही नहीं। तू हकीकत भी है दिलचस्प कहानी ही नहीं, तेरी हस्ती भी है एक चीज जवानी ही नहीं। अपनी तारीख का उन्वान बदलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तीसरे दिन सुल्ताना आपा, मजरू सुल्तानपुरी और सरदार जाफरी तो वापस बंबई लौट गए, मगर कैफी ठहर गए। मेरी दोनों छोटी बहनों से उनकी दोस्ती हो गई थी और अब्बा जान भी कैफी को पसंद करने लग गए थे। लेकिन मेरी दोनों बड़ी बहनों और भाई जान को मेरा कैफी से बात करना भी नागवार गुजरता था। उन लोगों की ये कोशिश रहती कि जब भी मैं और कैफी अकेले बैठकर बात कर रहे हो तो उनमें से कोई ना कोई आकर बैठ जाए। मैंने भी एक दिन मौका तलाश ही लिया। सब लोग खाना खाने में मसरूफ थे। मैंने जल्दी जल्दी खाना खाया और सीधा कैफी के कमरे में पहुंच गई, जहां वो बिल्कुल अकेले थे। बातों बातों में मैंने उनसे कहा, आप बंबई जाकर उन्हीं से शादी कर लीजिए, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। कैफी बोले, मोहतरमा
मैं आपकी हर बात सुन सकता हूँ, लेकिन अगर आप ये कहें कि मैं उस तेल की शीशी से शादी कर लूँ तो ये नहीं हो पाएगा। मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा अच्छा ठीक है, नाराज मत होइए। फिर मैंने कहा अच्छा अपना हाथ दिखाइए। कैफी ने अपना सीधा हाथ मेरे आगे कर दिया। मैंने बड़े प्यार से उनका हाथ थामा और उनकी हाथों की लकीरें देखने लगी। हाथ देखते देखते मैंने कहा आपकी लव मैरिज होगी? कैफी बोले सच? मैंने कहा हाँ बिल्कुल, ये शहादत की उंगली के नीचे जो स्टार सा बना है ना, यही इसकी अलामत है। फिर मैंने एक पेपर उठाया और उस पर लिखा, जिंदगी के सफ़र में अगर तुम मेरे हम सफ़र होते तो ये ज़िंदगी यूं गुजर जाती जैसे फूलों पर से नसीम सहर का एक तेज झोंका। और ये लिखकर कैफी के आगे बढ़ा दिया। कैफी ने पढ़कर मेरी तरफ देखा और कहा, मेरी जिंदगी की किस्मत इन्हीं आंखों में है। फिर क्या था, सब लोग आ गए और मैं वहां से उठ चली। और अगले दिन वो कमरा जिसमें से होकर मैं कैफी के कमरे में जा सकती थी, उसमें बड़ा सा ताला पड़ गया और मुझे कैफी से मिलने के लिए बुरी तरह मना कर दिया गया। कैफी रो धोकर बम्बई वापस लौट गए और मुझे कैफी से मिलने भी नहीं दिया गया। अगले दिन जब मुझे पता चला, मैं सीधा कैफी के कमरे में गई जो इस वक्त अब बिल्कुल खाली था। पागलों की तरह उनकी मेज के कागजात इधर उधर करने लगी। आंखों में आंसू उमड़े चले जा रहे थे। मेरे पास कैफी का पता भी तो नहीं था, उनसे संपर्क साधू तो कैसे? ये सब सोच ही रही थी कि अचानक मेरी नज़र एक राइटिंग पैड पर पड़ी। मैंने कांपते हुए हाथों से उसके वर्क इधर उधर पलटने शुरू किए कि बीच में मुझे एक इंतहाई खूबसूरत नज्म दिखाई पड़ी और नीचे बम्बई का पता था, सेंटर्स रोड, राजभवन, बम्बई। अरे एकदम जान में जान आ गई और मैं वहीं कुर्सी पर ढेर हो गई। अब जब जरा होश ठिकाने आए तो नज्म पढ़ना शुरू किया। वो चांद जिसकी तमन्ना थी मेरी रातों को, तुम ही वो चांद हो, इस चांद सी जबी की कसम। वो फूल जिसके लिए मैं चमन चमन में गया, तुम ही वो फूल हो, रुखसारे अहमरी की कसम। इससे खूबसूरत नज्म मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं पढ़ी थी, मगर अफसोस अब पूरी याद नहीं। इसे पढ़ते ही मैंने वही राइटिंग पैड उठाया और सीधा छत पर चली गई और बेसाख्तगी से कैफी को खत लिखा। कैफी, मुझे तुमसे मोहब्बत है, बेपनाह मोहब्बत। दुनिया की कोई ताकत मुझे तुम तक पहुंचने से रोक नहीं सकती। दरिया, समंदर, लोग, फरिश्ते, आसमान, खुदा और ना जाने क्या क्या। शौकत, सिर्फ तुम्हारी शौकत। और नीचे पता अपने चचाजाद भाई अकबर के स्कूल का लिख दिया। अकबर मेरे मरहूम चचा का लड़का था, हमारे साथ ही रहता पढ़ता था, बड़ा नेक दिल, मोहब्बत करने वाला। कैफी को पसंद करता था और मुझसे हमदर्दी थी। सो उसी ने मुझे ये मशवरा दिया कि आप अपने ख़त मेरे स्कूल के पते पर मंगवा सकती हैं। 5 दिन में ही कैफी का जवाब आ गया। उस ख़त का कुछ हिस्सा मुझे आज भी याद है। शौकत, मेरी शौकत, तुम्हारा ख़त मिला और उस ख़त का एक एक हर्फ मेरे अंदर इस तरह जज्ब हो रहा था जैसे पहली बारिश के क़तरे प्यासी ज़मीन में जज्ब हो जाते हैं। फिर क्या था, फिर तो ख़तों का सिलसिला शुरू हो गया। अकबर कभी मुझे 6 तो कभी 5 तो कभी 12 ख़त लाकर देने लगा। इंतहाई खूबसूरत ख़त और मुझ पे लिखी हुई बेहतरीन नज़में। मैं सबसे छुपकर ऊपर छत पर चली जाती और एक एक ख़त को 10-10 बार पढ़ती और अपने ख्यालों की हसीन दुनिया में खो जाती। फिर मेरे भी रोज़ 5-5, 6-6 ख़त जाने लगे। मगर एक दिन वही हुआ जो सबके साथ होता है। घर वालों को पता चल गया। चारों तरफ से मुझ पे पाबंदियां लगने लगी। मेरे अब्बा जान और 2 छोटी बहनों के अलावा कोई मेरा तरफदार नहीं था। अब अकबर की वजह से कैफी के ख़त तो मुझ तक पहुंच जा रहे थे,
मगर मेरे खत कैफी तक नहीं पहुंच रहे थे, क्योंकि चपरासी तो सब भाईजान की तरफ थे। लेकिन भाई, हर प्रेम कहानी में कोई ना कोई अल्लाह का बंदा तो रहता ही है। तो मेरे घर में जो काम करने वाली बाई थी वो मेरी तरफ थी। तो वो कभी गेहूं पिसवाने वाले डिब्बे में रखकर, तो कभी सौदा लाने वाली टोकरी में रखकर मेरे खत ले जाती। मगर एक दिन मेरे भाईजान को इसकी भी खबर लग गई और बस उससे लेकर मेरे खत फाड़ दिए जाते। जब 15-20 दिन तक यही सिलसिला जारी रहा और मेरा एक भी खत कैफी तक नहीं पहुंचा, तो कैफी बेचैन हो उठे। उन्हें लगा कि मैं उनसे खफा हो गई हूं, तो उन्होंने अपने खून से खत लिखकर भेजा। उसे देखकर तो मैं पागल सी हो गई। मेरे हाथ पांव कांपने लगे, मुझे डर लगने लगा कि ये क्या हो रहा है। मैं सीधा अब्बा जान के पास गई और ऐलान कर दिया, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ कैफी से, बाकी किसी से हरगिज नहीं। और वो खून से लिखा हुआ खत भी उन्हें दिखा दिया। अब्बा जान खत पढ़कर मुस्कुराए, कहने लगे, बेटा ये शायर लोग बड़े रोमांटिक टाइप के होते हैं, इनकी असली जिंदगी और शायरी में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये आपसे कहेंगे कि आपकी मोहब्बत में पहाड़ों से सिर फोड़ रहे हैं और खून से खत लिख रहे हैं, मगर हकीकत में किसी दरख्त के नीचे बैठे ठंडी हवा खा रहे होंगे और बकरी के खून से खत लिखवा रहे होंगे। खैर चलिए छोड़िए, मैं आपको बम्बई ले चलूँगा, फिर आप इनकी असली ज़िंदगी देखिए और तब फैसला कीजिए। फिर मुझसे चुपके से कहने लगे कि अगर आपको उनकी असली ज़िंदगी समझ में आती है तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अम्मा और भाइयों को बताए बगैर आपकी शादी कर दूंगा। अरे इतना सुनना था, मैं तो खुशी से झूम उठी, दीवानी हो गई। फटाफट अपने कपड़े सूटकेस में पैक किए और तैयार। अब्बा जान ने घर वालों से कहा, मोती चूंकि आजकल परेशान है, इसलिए इनको अपने साथ टूर पे ले जा रहा हूँ, ताकि अपना अच्छा बुरा ज़रा तसल्ली से सोच सकें। मुझे याद आया, कैफी जब हैदराबाद में अपनी नज़्म औरत के बंद सुना रहे थे, मैं उन्हें एकटक देखे जा रही थी। जिंदगी जहद में है, सब्र के काबू में नहीं, नब्ज़े हस्ती का लहू कांपते आंसू में नहीं, उड़ने खुलने में है निखत, हमें गेसों में नहीं, जन्नत एक और है जो मर्द की पहलू में नहीं, उसकी आज़ाद रविश पर ही मचलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तोड़कर रस्म के बुत बंदे क़दामत से निकल, ज़ोफ़ इशरत से निकल, वहम नज़ाकत से निकल, नफ्स के खींचे हुए हल्काए अज़मत से निकल, क़ैद बन जाए मोहब्बत तो मोहब्बत से निकल, रुत बदल डाल अगर फूल ना फलना है तुझे, उठ मेरी जान मेरे साथ ही चलना है तुझे। तो जब कैफ़ी ये नज़्म पढ़ रहे थे तो मैं बस यही सोच रही थी, कैफ़ी ने ये नज़्म मेरे ही लिए लिखी है और इस नज़्म को लिखने वाला ही, औरत के बारे में इस तरह के ख्यालात रखने वाला ही ज़िंदगी में मेरा हमसफ़र हो सकता है। किसी पुराने ख्यालात के आदमी के साथ मेरा गुज़र नहीं। 1947 में कैफ़ी और शौकत की शादी हो गई बम्बई में। तो जितने हमारे तरक्की पसंद शोरा थे सब इस शादी में मौजूद थे और सब इस प्रेम कहानी के मंजिल मकसूद पर पहुंचने से बड़े खुश थे। साल 1947 में जब कैफ़ी हमारे घर पर ठहरे हुए थे तो मैंने ये लिखकर उनके सामने बढ़ा दिया था कि काश ज़िंदगी में मेरे हमसफ़र तुम होते तो ये ज़िंदगी यूँ गुज़र जाती जैसे फूलों पर से नसीम सहर का एक तेज़ झोंका। मुझे हैरत होती है ये सोचकर कि ये 55 साल इतनी जल्द गुज़र गए। कैफ़ी आज नहीं है, आज शौकत भी नहीं है, मगर उनकी प्रेम कहानी है। वो प्रेम कहानी जो रहती दुनिया तक आशिकों की रहनुमाई करेगी, उन्हें आगे बढ़ना सिखाएगी। जिंदगी नाम है कुछ लम्हों का और उनमें भी वही एक लम्हा जिसमें दो डूबती हुई आंखें चाय की प्याली से जब उठी तो दिल में डूबी। डूब के दिल में कहीं आज तुम कुछ ना कहो, आज मैं कुछ ना कहूँ, बस यूं ही बैठे रहें हाथ में हाथ लिए, गम की सौगात लिए, गर्मी जज्बात लिए। कौन जाने
उसी लम्हे में कहीं दूर पर्वत पे कहीं बर्फ पिघलने ही लगे, बर्फ हाजरीन, पिघलने ही। चलते चलते कैफी की आखिरी नज्म, तवज्जो। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। रात बाकी है अभी, रात में रस बाकी है। पा के तुझको तुझे पाने की हवस बाकी है। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा। जिस्म का रंग फिजा में जो बिखर जाएगा, मेहरबान हुस्न तेरा और निखर जाएगा। लाख जालिम है जमाना मगर इतना भी नहीं, तू जो बाहों में रहे वक्त ठहर जाएगा। और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर न जा, और कुछ देर ठहर, और कुछ देर ना जा। शुक्रिया। शुक्रिया हाजरीन। थैंक यू।